अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीर। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो फोर्स एंड मोमेंटम था, यानी कि फोर्स एंड मोमेंटम हम लोगों ने स्टडी किया लेक्चर नंबर 8 के अंदर। अब हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने बुक के साथ रिलेट करके भी इसको चलेंगे। आप लोगों को साइड के ऊपर तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने नोट करना है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक क्लास में कर दिया करें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 9 है। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, टॉपिक नंबर 3.2 है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? सबसे पहले हमने इसको देखना है कि हम नाम से शुरू करते हैं कि नाम जो है ये कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है? कंजर्वेशन का मीनिंग है, क्या मीनिंग है कंजर्वेशन का? महफूज करना। अब आगे बात मोमेंटम की। मैंने आप लोगों को बताया कि मोमेंटम जो है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोमेंटम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है, यानी कि मास एंड वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, हमें ये भी पता लग गया कि कंजर्व करना यानी कि महफूज करना। दो बॉडीज अगर इंटरेक्ट कर रही हैं तो इंटरेक्ट करती हुई बॉडीज को आपस में उनका मोमेंटम जो है उसको सेम रखना, हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग जब भी लिखेंगे आप लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमारे पास एक लाइन आ गई ये वाली, मोमेंटम की हमें समझ लग गई। यहाँ के ऊपर हमने क्या करना, आइसोलेटेड, यानी कि ये आइसोलेटेड और सिस्टम। अब आइसोलेटेड एंड सिस्टम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को पढ़ते हैं कि सिस्टम क्या है, फिर ही हमें समझ लगेगी कि ये किस सिस्टम की बात हो रही है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम को पढ़ते हैं, वो कहता है अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। वो कहता है काफी ज्यादा बॉडीज जो है वो एक ही बाउंड्री के अंदर, यानी कि हमारे पास अगर कोई चीज है, हमारे पास जो इंटरनल एरिया है, ठीक है, हम उसके इर्द गिर्द अगर कोई लिमिट ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास कोई लिमिट आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, बाउंड्री, और उसके बाहर वाली जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स आ जाती है। ठीक है। अब हमने क्या कहा, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज, कि सिस्टम जो है ये ग्रुप ऑफ बॉडीज, यानी कि बहुत सारी जो बॉडीज है उनका मजमुआ है, विद सर्टेन बाउंड्रीज, जिसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगी हुई है। यहाँ तक हमारे पास सिस्टम की डेफिनेशन खत्म होगी। अब वो क्या कहता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, यानी कि अब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में वो सिंपल बॉडीज नहीं है, वो क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। उसके अंदर क्या है, यहाँ पे देख लें, इंटरेक्टिंग बॉडीज क्या है, इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच, किसके ऊपर, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ना तो कोई फोर्स अंदर दाखिल हो उस सिस्टम के, और ना ही जो फोर्स है वो बाहर एग्जिट हो। ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर हम लोग एक मिसाल ले लेते होते हैं, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, थर्मस फ्लास्क ले लेते हैं। यानी कि थर्मस फ्लास्क क्या करता है ना, उसके अंदर से हीट जो है वो बाहर निकलती है, ना उसके अंदर जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो अंदर दाखिल होता है। ठीक है, तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है आइसोलेटेड, क्योंकि ना उसके अंदर से कोई भी जो है वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही है, और ना उसके अंदर से बाहर आ रही है। तो इसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऑफ टू बॉडीज और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, और वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी कोट कर देता हूँ। एयरफील्ड बैलून। अब एयरफील्ड बैलून क्या करता है, अब उसकी एग्जांपल समझने लिखने की जरूरत, सिर्फ इतना ही लिखना है आपने। सबसे पहले आपने सिस्टम को डिफाइन करना है, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखनी है और साथ एक एग्जाम्पल लिख देनी है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि सिस्टम कंजर्व होता कैसे। आपने जो है वो बैलून के अंदर हवा को भरा, अब हवा को भरने के बाद क्या हुआ, आपने जैसे ही उसको छोड़ा,
तो वो ऊपर की तरफ मूव हुआ। वो क्यों ऊपर की तरफ मूव हुआ? उसको तो वहां पे स्टिल रह जाना चाहिए था। वो इस वजह से मूव हुआ कि उसने अपनी बॉडी के मोमेंटम को कंजर्व करना था। उसके ऊपर फोर्स लगी, उसने रिएक्शन में फोर्स लगाई, तो दोनों बॉडीज के दरमियान में कोई वेलोसिटी भी थी, दोनों का कोई मैस भी था, चाहे वो थोड़ा सा ही था, निग्लेक्टेबल निग्लिजिबल था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसको कंसीडर तो करना है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ जब दोनों का मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो क्या हुआ, आगे की तरफ मूव हो गया। आपने छोटे से एग्जांपल लिख देनी है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दोबारा से बता दूं, सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। आप स्टेटमेंट को सबसे पहले भी लिख सकते हैं और बाद में इन दोनों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, एग्जांपल ऑफ टू स्फीयर्स। एक इसकी एग्जांपल ये है और इसी का केस हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो गन एंड बुलेट वाला है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो ना एक्सटर्नल और ना इंटरनल, इनके एक्सटर्नल ना बाहर से फोर्स लग रही है और ना इंटरनली कोई कोई हीट है या कोई भी चीज है वो बाहर मूव कर रही है। ऑफ टू स्फीयर्स, यानी कि ये दो स्फीयर्स हैं, मैंने इसको क्या किया, आइसोलेटेड सिस्टम लिया, हैविंग हैज मैसेज m1 एंड m2। इसका मैच जो है वो m1 है, उसका मैच जो है वो m2 है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे ये एक और ये वाला जो है ये सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं। समझ आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे क्या है, अब आपको पता है कि दोनों में कोई ना कोई मोमेंटम होगा, ऐसा ही है। और मोमेंटम का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम है हमारे पास, ऐसा ही है ना? हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। पी से हम डिनोट करते हैं मैस एंड वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। हम क्या करते हैं, बिफोर कोलिजन, यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर कोलिजन, या आप लोग लिख लें इनिशियल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा उसका, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा यहाँ पे, पी ये है ना। तो इसका जो मोमेंटम होगा, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ इसको, उन्होंने वेलोसिटी को इसने कहा u1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी इनिशियल हमारे पास बराबर है m1 और u1। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? अब मैंने क्या किया, अब ये हमारे पास सिर्फ इस ये जो रेड वाला हमारे पास है मैच, सिर्फ उसका आया m1। अब m2 का भी सेम एज इट इज वैसे निकालना है। मैं क्या कहता हूँ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2। अब m2 का क्या है यहाँ पे, m2 का p, इनिशियल मोमेंटम तो वही रहा ना, m2 और u2, सेम एज इट इज दोनों बॉडीज का हम लोगों ने बिफोर कोलिजन हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। कौन सा किया हमने, बिफोर कोलिजन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा, बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, टोटल मोमेंटम, या आप लोग लिख लें टोटल इनिशियल मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, टोटल इनिशियल, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों का सम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 और u2। ये इनिशियल मोमेंटम था। फिर एक टाइम आया, ये कोलाइड कर गई। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये यहाँ पे आप लोगों के साइड के ऊपर दो तस्वीरें शो होंगी, एक पहले होगी और उसके बाद दूसरी एक तस्वीर शो होगी। आप लोगों ने जो हाईलाइटेड एरिया, सबसे पहले आप लोगों ने वो लिखना है, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, फिर से एक तस्वीर शो होगी, हाईलाइटेड एरिया, फिर आप लोग जो है वो करेंगे। अभी जो आप लोगों को तस्वीर शो हो रही है, आप लोग उसके बाद वो लिखेंगे। अब कोलिजन हो चुकी है, अब क्या हुआ है, कोलिजन हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, अब फाइनल मोमेंटम की तरफ चलते हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, हमने फाइनल मोमेंटम को स्टडी करना है। अब फाइनल मोमेंटम क्या करता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 क्या है, pf, इनके फाइनल मोमेंटम m1 और v1। यानी कि आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या है क्या नहीं, ये सिर्फ m1 u और v दोनों वेलोसिटीज है, सिर्फ डिफरेंस करने के लिए कि ये पहले वाली है और ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन है। उसके अलावा आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये p मोमेंटम है, ये फाइनल का है और ये इनिशियल का है। ठीक है, m1 v1 m जो है m v वही वाला फार्मूला हमने लिखा,
क्योंकि ये मैथ्स 1 का है तो हमने ये मैथ्स 1 लिख दिया, उसके बाद ये मैथ्स 2 था तो हमने मैथ्स 2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, अब M1 और M2 यहाँ पे हो गया, ये हमारे पास किसका था बिफोर आफ्टर कोलिजन, इस वाले का। इस वाले का आफ्टर कोलिजन लिखने के बाद हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम ऑफ M2। अब P F हमारे पास आ गया जी M2 V2, यानी कि इसी का जो है M2 वाले का मैथ आ गया, उसी वाले का हमने क्या किया, वेलोसिटी लिख दी। अब हमारे पास ये भी आ गया, अब टोटल फाइनल मोमेंटम हम लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आ गया हमारे पास, M1 V1 प्लस M2 V2। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमें समझ लग गई कि ये जो है ये मैस है, ये उसकी वेलोसिटी, ये मैस और ये उसकी वेलोसिटी, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। हमने सिर्फ क्या कहा, इसको आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि ये जो u है, ये हम लोगों ने क्या किया, इसको बिफोर कोलिजन इस्तेमाल किया, और जो ये है v, इसको क्या हमने आफ्टर कोलिजन के लिए इस्तेमाल किया है। दोनों वेलोसिटीज है, इसको आपने जेन में रखना है दोनों वेलोसिटीज ही हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट देखने में कहता है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज आर और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि दोनों कंजर्व हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 वाली वैल्यू हम वो लिखेंगे, ये वाली और ये। अब इन दोनों को इनकी जगह के ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 और V2। क्लियर है जी यहाँ तक। ये था हमारा आज का लेक्चर, यानी कि ये बिल्कुल सादा सा और आसान सा, इसके अंदर 2-3 स्टेप्स ही हैं जो आप लोगों को मेन कंफ्यूजन वाले आप लोगों को लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आज का लेक्चर यहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज का लेक्चर कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा गन एंड बुलेट के ऊपर है। आप लोगों ने उसको भी लाजमी देखना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर आ जाता होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी करते हुए। अल्लाह हाफिज़।